बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ईसा नकवी और मेरे साथ मौजूद हैं सदीक जान। मैंने अपने कम्युनिटी पेज के ऊपर पोस्ट किया था अपनी तबीयत के हवाले से। एक तो ये कि आप सब ने और बहुत सारे लोगों ने अपनी नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। अल्हम्दुलिल्लाह पहले से तबीयत बेहतर है और उम्मीद है कि बड़ी जल्द मैं रिकवर कर जाऊँगा, अगरचे मैं भी थोड़ा सा रेस्ट कर रहा हूँ। सदीक जान साहब आए थे मेरे पास मेरी तबीयत का हाल पूछने के लिए। एक तो बहुत शुक्रिया आपका, और साथ ही इन्होंने मुझे यह एहसास दिलाया कि आपके जो व्यूवर्स हैं वो बड़ा मिस कर रहे हैं, तो आपको चाहिए कि आप एटलीस्ट एक सब्जेक्ट है जिसके ऊपर ज़रूर बात कर लें, जो कि आपको याद होगा कि 20 सितंबर वो इसलिए ज़रूरी था। मैं बता देता हूँ कि 20 सितंबर को जब अपोजिशन की एपीसी हो रही थी और एपीसी में हम वहाँ पर मौजूद थे और नवाज शरीफ साहब की तकरीर हुई। जब नवाज शरीफ साहब की तकरीर हुई तो ज़ाहिर है ये बताते होते थे, ये बात ना वैसे कलासरा साहब बताते होते थे, कहते थे जब हम प्रेस गैलरी में बैठे होते थे कलासरा साहब और वो नुसरत जवेद साहब, आमिर मतीन साहब और मोहम्मद मालिक साहब, और कहते हैं सारे बैठे होते थे प्रेस गैलरी में। तो कहते हैं जब प्रेस गैलरी में कोई तकरीरें हो रही होती थी ना, चीज़ें हो रही होती थी, तो हर एक ना अपना एंगल सोच के बैठा होता था कि उसने क्या अखज़ किया उससे। तो कहते हैं कि कभी ऐसे होता था कि हम जो है ना वो शेयर करते थे, तो ये होता है कंपटीशन भी होता है ना रिपोर्टर्स में, तो अक्सर ऐसे होता है। ये मेरे साथ कई बार हुआ है कि मैं वैसे चुप हो जाता हूँ ना कोर्ट प्रोसीडिंग्स के बाद, जिस तरह की चीज़ के बाद, कि अपने एंगल में उस तरह से नहीं वो बताता, क्योंकि कई लोग क्या करते हैं कि वो उसके ऊपर ट्वीट कर देते हैं जो आप एंगल बता रहे होते हैं। कई बार ऐसे हुआ कि एंकर्स आए हुए होते हैं, वो कहते हैं अच्छा आपने क्या आप क्या एनालिसिस है इस पर। हम अपना ज़ाहिर एक एनालिसिस होता है वो उनको बताते हैं, वो पता चलता है कि हम हमारी वीडियो से पहले उन्होंने अपने प्रोग्राम में कह दिया हुआ है, और बाद में जब हम वीडियो करते हैं तो लोग कहते हैं इसने तो उसकी नकल मार कर बता दी। तो इसी तरह हमने, अब ज़ाहिर है मैंने भी तकरीर गौर से सुनी, ईसा नकवी साहब ने भी सुनी। मैंने अब बताना शुरू किया। मैंने कहा ईसा नकवी साहब ये है। अब ईसा नकवी साहब खामोशी से सुन रहे हैं, कहते हैं नहीं मसला और है। मैंने कहा मसला क्या है? इन्होंने खादिम रिजवी साहब की तरह कहा कि गाल विच हो रहे। मैंने कहा क्या बात है? इन्होंने कहा जी नवाज शरीफ ने आज अपनी सियासी पनाह का केस जो है वो मजबूत कर लिया है। बिल्कुल पॉलिटिकल असाइलम का असल में गुफ्तगू भी इसी पैराए में हो रही थी। अगरचे मैं थोड़ा सा एक बात और कहना चाहता हूँ इस मौजू के ऊपर गुफ्तगू करने से पहले, कि मैं पूरी कोशिश करूँगा कि कल से ऑनवर्ड जो है वो बहुत सारे मेरे व्यूवर्स मिस कर रहे हैं इंटरनेशनल इशूज़ के ऊपर, रीजनल इशूज़ के ऊपर जो सब्जेक्ट्स हैं, ख़ास तौर पर भारत में जो बाबरी मस्जिद के हवाले से जो वर्डिक्ट आया और फिर उसी से कनेक्टेड एक स्टोरी है, उसके ऊपर मैं ज़रूर बात करूँगा अगली आने वाली वीडियो में। लेकिन अभी जो है वो इतलात ये हैं कि फ़ॉरेन एंड कॉमनवेल्थ ऑफिस, जिस तरीके से पाकिस्तान में दफ्तर ख़ारजा है, वजारत ख़ारजा है, और अगर वैसे ऐसा होता नहीं है कि कोई बाहर जुर्म करे और उसे आने दिया जाए, लेकिन अगर किसी और मुल्क का बंदा जुर्म करके पाकिस्तान आ जाए और उस मुल्क ने उस बंदे के हवाले से रब्ता करना हो तो वो दफ्तर ख़ारजा के ज़रिए रब्ता करता है। इसी तरह बरतानिया का दफ्तर ख़ारजा है FCO, फ़ॉरेन एंड कॉमनवेल्थ ऑफिस। अगर पाकिस्तान ने कोई भी कम्युनिकेशन करनी है वहाँ पर तो उसके लिए तरीक़ाकार ये है कि अगर जिस तरीके से अदालत ने अहकामात दिए हैं, अदालत ने अगर वो दिए हैं इंटीरियर मिनिस्ट्री को, इंटीरियर मिनिस्ट्री रब्ता करेगी हमारे दफ्तर ख़ारजा से, हमारा दफ्तर ख़ारजा रब्ता करेगा पाकिस्तान का जो हाई कमीशन है लंदन में उससे, और लंदन में पाकिस्तानी हाई कमीशन रब्ता करेगा फ़ॉरेन एंड कॉमनवेल्थ ऑफिस FCO से। वो वहाँ का वजारत ख़ारजा है, और जो वो ऑफिस है फिर वो उस अहकाम की, उस रिक्वेस्ट की तामील करवाने या ना करवाने का फ़ैसला करेगा। तो मैंने जो अपनी असेसमेंट जो मुझे लग रहा था उस तकरीर से, क्योंकि उस तकरीर के बाद ये बनता नहीं था कि वो तकरीर करने के बाद नवाज शरीफ साहब का जो मकसद हो वो पाकिस्तान आकर सियासत करने का हो, क्योंकि वो कश्तियाँ जला देने वाली, वो बिल्कुल इस तरीके से कि जिस तरीके से आपका पाकिस्तान में और पाकिस्तान जाने में स्टे ख़त्म हो गया हो, या आप ये समझते हो कि अब पाकिस्तान वापस नहीं जाना। तो उन्होंने अपनी वो तकरीर की जिसमें मैंने ये अख़ज़ किया, और फिर आज वही हुआ। सदीक जान साहब ये ख़बर शेयर करेंगे, बताएं जी आज वो क्या, फिर वो जो मैंने बात कही थी कि जब आपने उस तकरीर के बाद अपना एक एनालिसिस बताया, और आपका एनालिसिस ये था कि नवाज शरीफ ने अपनी सियासी पनाह का केस जो है वो मजबूत कर लिया, तो नवाज शरीफ साहब की उस तकरीर का आज पहला नतीजा जो है वो मौसूल हुआ है। और आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बताया गया है कि कॉमनवेल्थ ऑफिस ने पाकिस्तान से तामुन से इनकार कर दिया है। और हुआ यह है कि जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वारंट गिरफ्तारी भिजवाए नवाज शरीफ साहब के यहाँ से, तो 3 तरीक़ों से वो भेजे गए या भेजने की कोशिश की गई। पहले रऊ अब्दुल हनान जो कौंसलर ताशी होते हैं वहाँ पे हाई कमीशन में, तो उन्होंने वो लेकर गए, और जब वो लेकर गए तो
उनके नवाज शरीफ साहब के जो वहाँ पे मुलाजमीन हैं उन्होंने लेने से इनकार कर दिए। फिर रॉयल मेल के ज़रिए भेजे गए, वो रिसीव हो गए, लेकिन वो भी हसन नवाज मुकर गए कि ये मेरे साइन नहीं है। तीसरा जो है वो ये था कि कॉमनवेल्थ ऑफिस को दिए और अदालत को पिछली समात पर यह बताया गया था कि कॉमनवेल्थ ऑफिस काउंटी कोर्ट के ज़रिए इनकी तामील करवाएगा, मतलब कि वो सिर्फ डिलीवर करवाएगा, ये नहीं कि नवाज शरीफ को वापस लाने के वाले से, वो तो अलग प्रोसेस है कि काउंटी कोर्ट के ज़रिए वो डिलीवर करवाएंगे। वो अदालत ने ये कहा, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जस्टिस आमिर फारूक साहब ने और जस्टिस मोहसिन अख्तर कैनी साहब ने वहाँ पर फ़ॉरेन ऑफिस के डायरेक्टर हैं यूरोप के लिए मोहम्मद मुबशिर खान साहब, उनको कहा, उन्हें कहा कि अगर ये काउंटी कोर्ट के ज़रिए डिलीवर हो जाते हैं, वो जो डॉक्यूमेंट होगा ना वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा कि काउंटी कोर्ट का डॉक्यूमेंट कि जी ये डिलीवर हो गए हैं, तो हम जब उसको रिकॉर्ड पे ले आएंगे ये बड़ा स्ट्रॉन्ग डॉक्यूमेंट होगा, एविडेंस होगा कि नवाज शरीफ को डिलीवर हो गए और वो नहीं आए। तो ये पिछली समात पर कहा गया था कि जी क्योंकि पहले कभी इस तरह की सूरत हाल नहीं हुई, ये अपनी नौयत का पहला केस है, तो हम अगली समात पे आपको बताएंगे कि काउंटी कोर्ट और ये सारा प्रोसेस कितना टाइम लेगा। तो अदालत ने कहा हम इतने देर रुक जाएंगे ताकि ये प्रोसेस मुकम्मल हो जाए। हुआ इस नकवी साहब ये कि आज अदालत को ये बताया गया कि कॉमनवेल्थ ऑफिस ने इनकार कर दिया है पाकिस्तान से तामुन करने से, और इसका मतलब ये है कि वो जो हमने बताया था कि नवाज शरीफ साहब की तकरीर का इंग्लिश में ट्रांसलेशन करके वो यूके के इदारों को भिजवाया जाएगा, ह्यूमन राइट्स के इदारों को भिजवाया जाएगा, उनको बताया जाएगा कि नवाज शरीफ साहब जो है ना वो शायद पाकिस्तान में उनके खिलाफ कोई इंतकामी कार्रवाइयाँ हो रही हैं इसलिए कि वो फ़ौज के खिलाफ बात कर रहे हैं। नहीं, पॉलिटिकल अजाइलम के लिए वैसे भी आपको अपना एक केस बिल्ड करना होता है कि बायस एक मौजूद है आपके ख़िलाफ़ यहाँ पर और आपको ख़तरा है कि आपको विक्टिमाइज़ किया जाएगा पॉलिटिकली, फिर उसके लिए आप अपना केस बिल्ड करते हैं। मुझे उस तकरीर से ये फीलिंग आ रही थी कि कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जहाँ पर 3 मरतबा पाकिस्तान का वज़ीर आज़म रहने वाला शख्स नहीं जा सकता। वो उस पॉइंट पर गए कि जहां पर ये फीलिंग एक साफ लग रहा था कि वो एक केस बिल्ड कर रहे हैं कि अगर पीटीआई की हुकूमत, और ये हुआ भी है उस वक्त की बात है ना कि आप उसको जब आप उससे पहले वाले वाक़यात से जोड़ते हैं कि मोहम्मद ज़ुबैर जाकर मिले, अब डीजी ISPR का आप बयान देखें किस मकसद से मिले, उस मकसद में नाकामी हुई और उसके बाद ये तकरीर करके अपना वापसी का रास्ता बंद करने का एक बाकायदा, मुझे तो ये लगता है कि जैसे इट वाज प्लान्ड। बिल्कुल। और देखें मैंने बड़ी तफसील से एक वीडियो की थी जिसमें मैंने बताया था कि अगस्त के आखिरी हफ्ते में और सितंबर के पहले हफ्ते में ऐसा क्या हो रहा था कि 2 बार मोहम्मद ज़ुबैर साहब को मिलना पड़ा जाके नवाज शरीफ आर्मी चीफ से नवाज शरीफ के मामलात में। वो बहुत इंपॉर्टेंट दिन थे, वो 14 दिन बहुत इंपॉर्टेंट थे जब नवाज शरीफ को इश्तिहारी करार दिया जा रहा था तोशाखाना में, और उसको चैलेंज किया हुआ था इन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। उसके बाद मेन अपीलें फिक्स हो गई थी, उसके बाद मरीम का केस टेकअप हो गया था। और मैं आपको ये भी बता दूँ इस नकवी साहब, ये मसला ये है कि हमारे बहुत सारे लोग जो बैठ के टीवी पे इल्ज़ामात लगाते हैं ना, यूट्यूब पे बैठ के इल्ज़ामात लगाते हैं इदारों के ऊपर, यकीन करें अब मसला कहाँ पे आ जाता है। फ़ॉरेन ऑफिस आप कवर करते हैं, मुझे नहीं पता फ़ॉरेन ऑफिस का। अब मिसाल के तौर पर अचानक पता चलता है मुझे कि शाह महमूद कुरैशी जो है ना वो एक इवेंट के लिए वो अचानक जो है वो सऊदी अरब रवाना हो गए। अब मैं बैठ के एनालिसिस दूंगा कि जी क्योंकि 4-5 दिन पहले ये हुआ है ना इसलिए ये गए शाह महमूद कुरैशी। अब आप बैठ के सुन रहे होंगे, आप कहेंगे यार ये अजीब बेवकूफ़ आदमी है, क्या कह रहे हैं, इसको पता ही नहीं है फ़ॉरेन ऑफिस के मामलात का। ये जिस इवेंट में शाह महमूद कुरैशी गए तो 4 माह पहले से प्लान था। इनफैक्ट जिस तरीके से चीन वाला जिस वक्त दौरा हुआ, उनका स्ट्रेटेजिक मुज़ाकरात का दूसरा दौर था पाकिस्तान और चीन के दरमियान, और भारतीय मीडिया ने और फिर उसकी देखा देखी कुछ पाकिस्तानी मीडिया में ऐसे लोगों ने जिनको मालूम नहीं है फॉरेन अफेयर्स का, मैं नहीं कहूँगा कि उन्होंने कोई वो फॉलो किया, लेकिन ज़ाहिर है देखा देखी आप कहीं से एनालिसिस उठाते हैं, सुनते हैं, आपके जहन को वो लगता है कि यार ये ठीक बात होगी, आप उसे अपना एनालिसिस बना के पेश कर देते हैं। जब सऊदी अरब वाला मामला हुआ, पाकिस्तान और सऊदी अरब की अपेरेंट एक टेंशन तो थी, उसके बाद पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा चीन गए, चीनी वज़ीर ख़ारजा के साथ उन्होंने हेड किया स्ट्रेटेजिक मुज़ाकरात को पाकिस्तान और चीन के दरमियान, और भारतीय मीडिया उसको रिपोर्ट कर रहा था कि क्योंकि आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा को लिफ्ट नहीं कराई गई सऊदी अरब में, तो यहाँ से एक पैगाम सऊदी अरब को देने के लिए वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने स्पेशल एमिसरी या नुमाइंदे के तौर पर वज़ीर ख़ारजा को चीन भेज दिया। अब बाकायदा जो स्ट्रेटेजिक मुज़ाकरात हैं उसका एक एजेंडा बनता है, उसका एक शेड्यूल बनता है, उसके लिए दोनों ममालिक के सफारत खाने
कई कई महीने वर्किंग पेपर एक्सचेंज करते हैं, बातचीत क्या होगी, टॉकिंग पॉइंट्स क्या होंगे, एजेंडा क्या होगा, किन चीज़ों पे दस्तखत होने हैं। तो ये ऐसे नहीं हो जाता कि ओवर द नाइट हो जाए। तो मैं ये कह रहा था कि ये जो 1 सितंबर को अपीलें फिक्स हुई थी ना, वो ऐसा नहीं था कि वो कोई इसलिए हो गई कि कोई अपोजिशन एक्टिव होने जा रही है, कोई ये मामला है या वो मामला हो गया या फौज ने लगवा दी। नहीं भाई, वो 4 माह पहले से डिसाइडेड था कि वो सितंबर के पहले हफ्ते में सुनी जानी है, वो रूटीन में लगी, वो ऐसा नहीं था। और देखें मरीम साहिबा किसके ऊपर इल्ज़ाम लगा रही है, जस्टिस चीफ जस्टिस अख्तर मिनल्ला साहब के ऊपर। वो कह रही है कि जब ये अपीलें फिक्स हुई तो मुझे उस वक्त पता चल गया कि ये गेम होने जा रही है अपोजिशन का रास्ता रोकने के लिए। अब वो अपीलें किसने फिक्स की? चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने की, इंतजामी तौर पर उनका इख्तियार है। और साथ अगले जुमले में उनकी तारीफ भी कर रही हैं कि उन्होंने जो SCCP वाले मामले में जो फैसला दिया, क्या दबंग जज हैं, क्या बहादुर जज हैं। इनको इतनी अक्ल और समझ बूझ नहीं है, इनको इतना नहीं पता, या इनको कोई बता दिया करे या ये जानबूझ के ये करते हैं, इनको ये लगता है कि अवाम बेवकूफ़ है, उनको पता नहीं है कि यार पहले जिस पे आप इल्ज़ाम लगा रही है वो भी अख्तर मिनल्ला साहब हैं, वह आप उनका नाम नहीं ले रही और अगले लम्हे में आप उनकी तारीफ़ कर रही हैं। नहीं तो है ना कि हमारे यहाँ आदत तो है कि जो चीज़ आपकी फेवर में हो तो उस पर आप वाह वाह कर रहे हैं, और अगर कोई चीज़ आपके अगेंस्ट हो तो खैर ये एक इंसानी फितरत का तकाजा भी है। और शुक्रिया सिद्दीकी जान साहब। मैं तमाम व्यूअर से मेरी दरख्वास्त है कि मैं कोशिश करूँगा कि कल से मैं कोई रूटीन ऐसी बना सकूँगा जिसमें ख़ास तौर पर जो रीजनल अफेयर्स हैं और इंतहाई अहम तरीन ख़बरें हैं जिनके हवाले से मैं गुज़श्ता 4 से 5 रोज़ से, क्योंकि तबीयत थोड़ी सी डाउन चल रही थी तो उसकी वजह से मैं उनके ऊपर काम नहीं कर सका। कोशिश करूँगा कि आने वाले दिनों में उनके हवाले से आपके साथ रब्ता रहे, आपके साथ वो ख़बरें शेयर करने का सिलसिला जारी रहे। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह करीम हम सब का हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफ़िज़।